जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर। आज का वीडियो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं RWA बुक आर्मी भर्ती 2026 की जो नई बुक है, उनके सारे के सारे चैप्टर PDF के माध्यम से आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। अगर इस वीडियो पर 200 प्लस लाइक आते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर आपका सारा का सारा रोजगार वित्त अंकित की जो बुक है, उनका सारा का सारा कोर्स है जो आपकी क्लियर करवा दूंगा इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, जो पूरी बुक है आपको इस वीडियो के माध्यम से या आने वाले 10 से 15 दिनों में आपको कंप्लीटली पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो पर 200 प्लस लाइक का टारगेट रखते हैं, तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए जो भी कैंडिडेट जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास है। ठीक है, पहला चैप्टर है श्री गणेश कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक तो करना ही है और साथ में चैनल में जय हिंद जरूर लिखना है। ठीक है, और आज हम इतिहास का जो प्राचीन इतिहास है उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और साथ में अपने नोट्स बुक जरूर बनाना है और उसमें नोट जरूर लिखने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल से। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू करेंगे इस वीडियो को। इससे बाहर आपका आर्मी भर्ती 2026 में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर ये वीडियो पूरा वॉच कर लिया तो इतिहास के अंदर जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उनमें से आपके इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। वीडियो पूरा जरूर वॉच करना है, बिना स्किप की पूरा वॉच करना है, तभी आपको मजा आने वाला है। चलिए प्राग ऐतिहासिक काल से शुरू करते हैं। जिस काल में लिखना नहीं आता था उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, तो आपको लिखना है कि जिस काल में किसी को लिखना नहीं आता था उसे क्या कहा जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता था। अब याद रखना है नेक्स्ट बिंदु है पूरा पाषाण काल में मानव शिकार पर निर्भर था। मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो प्रागैतिहासिक काल में निम्नलिखित वो अपने जो पूरा पाषाण काल पर ही जो मानव शिकार पर होता था उन पर ही निर्भर था। मानव जो थे वो आप शिकार पर ही निर्भर थे, उनको कृषि या किसी भी वस्तु का उनको कोई भी अंदाजा नहीं था, उनको कुछ भी करना नहीं आता था। ठीक है, कृषि भी उनको नहीं करनी आती थी, इसलिए वो अपना शिकार से ही पेट भरते थे। नेक्स्ट बिंदु है आग की खोज पूरा पाषाण में हुई थी। ठीक है, पूरा पाषाण काल के समय में आग की खोज हुई थी। पहले है जो मानव है जो आप अपना जो मांस या शिकार करते थे वो कच्चा मांस ही खाते थे। फिर क्या हुआ था, उन्होंने आग का शिकार किया और फिर अपना जो भोजन पका पका कर खाने लगे थे, और अपना शिकारियों से जो शिकारी जो पशु होते थे उनसे अपना है जो बचाव करते थे आग की वजह से। ठीक है, मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थर के औजार बने थे। मध्य पाषाण काल आते ही छोटे छोटे पत्थरों का है जो औजार बनाने शुरू कर दिए थे मानव ने। ठीक है, देखिएगा प्राग इतिहास काल में उनको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। पूरा पाषाण काल में उन्होंने मानव शिकार पर निर्भर था, और आग की खोज पूरा पाषाण में हुई थी, और मध्य पाषाण काल आते आते छोटे पत्थर के औजार बनाने भी शुरू कर दिए थे। अब आता नव पाषाण काल में खेती की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही नव पाषाण काल आता है लोग खेती करना शुरू कर देते हैं और अपना भोजन है जो खेती के माध्यम से अपना भोजन जीवन यापन करते थे। जैसे ही नवपाषाण काल में मनुष्य स्थायी रूप में बसने लगे, किसी वस्तु पर स्थायी रहने लगे। पहले क्या होता था, कभी यहाँ पर तो कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर तो कभी यहाँ पर, ऐसे चलते थे। लेकिन जैसे ही नवपाषाण काल आया तो लोगों ने है जो अपना मनुष्य स्थायी रूप से बसना स्टार्ट कर दिया था। समझ में आ रहा होगा, नवपाषाण काल आते ही लोग अपना स्थायी रूप से घर बनाने शुरू कर दिया और वहां पर एक जगह रहकर अपना कृषि करना, पशुपालन करना, ऐसा करना शुरू कर दिया था जैसे ही नवपाषाण काल आया। यहाँ तक क्लियरली बात समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो परीक्षा के लिहाज से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब यह है सिंधु घाटी सभ्यता आती है भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता। ठीक है, सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता पूछे तो आपको ध्यान रखना सिंधु घाटी सभ्यता है जो सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता कौन था, दयाराम साहनी। सीधा क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी, तो 1921 में खोज हुई थी। ठीक है, सॉरी, अब बात आती है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, तो आपको ध्यान रखना 1921 ईस्वी में हुई थी।
हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब आती है मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो 1922। अब सीधा क्वेश्चन आता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है मर्तकों का टीला। मर्तकों का टीला होता है, वो होता है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मर्तकों का टीला। सिंपल ऐसा पूछा जा सकता है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो सीधा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में लिखा होगा मर्तकों का टीला, या फिर दो चार और ऑप्शन होंगे उसके माध्यम से आपको अलग करना होता है। तो आपको ध्यान रखना है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मर्तकों का टीला। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। नेक्स्ट बिंदु आपकी स्क्रीन पर है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मर्तकों का टीला। ऊपर हमने बात की थी कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, नीचे आ गया मर्तकों का टीला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के रख लो 2026 के लिए। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो मैं वेरी वेरी लिखा रहा हूँ उसमें से सपने की 100% संभावना आर्मी भर्ती 2026 में है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट बिंदु, सिंधु सभ्यता की लिपि अब तक पढ़ी नहीं जा सकी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, चाहे कोई सी भी थी, वो अभी तक पढ़ना किसी के भी बस की बात नहीं थी। ठीक है, अभी तक उसका कोई शाब्दिक अर्थ है जो नहीं जान पाया है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उनका शाब्दिक अर्थ अभी तक कोई नहीं जान पाया है। और पक्की ईंटों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ था, देखिए पक्की ईंटों का निर्माण हो गया, साथ ही नए नए शहरों का निर्माण हो गया, सनातन घरों का निर्माण हो गया। कई प्रकार से है जो लोग, ऐसा देखा जाए तो लोग है जो आधुनिक काल की तरह जीने लगे। जिस प्रकार अभी लोग जी रहे हैं, तो पीछे पीछे जैसे आया सिंधु घाटी सभ्यता, तो लोग एक घर के रूप में या नगर के रूप में है जो अपना जीवन यापन करने लगे। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। नेक्स्ट में टू ग्रेट बात मोहनजोदड़ो में स्थित है। आपको ध्यान ऐसे क्वेश्चन आ सकता है सीधा, ग्रेट बात कहाँ पर स्थित है, तो आपको ध्यान रखना मोहनजोदड़ो में स्थित है। ग्रेट बात यानी इसका आपको शाब्दिक अर्थ कमेंट बॉक्स में बताना। लोथल, लोथल बंदरगाह नगर था। आपका सीधा क्वेश्चन आ सकता है एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आपको ध्यान रखना है लोथल, जो एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह नगर था। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु की ओर बढ़ते हैं, वैदिक काल की ओर आते हैं। अब हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, अब पढ़ते हैं वैदिक काल की ओर। ठीक है, इसके बाद आता वैदिक काल। सबसे पहले आपका प्राकृतिक ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल। अब आता वैदिक काल, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट काल रहने वाला है परीक्षा 2026 के लिए। ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ कृपया करके नोट्सबुक में जरूर लिखना, और साथ में रिवीजन बार बार। अगर आप लिखना नहीं चाहते हो और बार बार नोट्स का रिवीजन करना चाहते हो, तो इस चैनल से बने रहे और वीडियो बार बार वॉच करें। कभी 2 गुना से वॉच कीजिएगा, कभी 1 गुना से, लेकिन बार बार वॉच करना है कि मैं आपको है जो परमिशन देता हूँ। ठीक है, तभी आपको है जो पढ़ने में मजा आएगा, साथ ही आपको नोटबुक याद रखने, नोट याद रखने का भी है जो एक फायदा मिलेगा। ठीक है, अब पढ़ते वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत वेद था। सीधे क्वेश्चन, सीधे आपको समझ में आ रहा होगा, वैदिक यानी वेद, मुख्य स्रोत उनका वेद था। वेदों का ज्ञान जानना, वेदों को लिखना, ऐसा ही उनका प्रमुख कार्य था। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट बिंदु को, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वैसे तो 4 वेद है, लेकिन ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है। सीधा क्वेश्चन ऋग्वेद से संबंधित आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना। जो आपको मैं है ना मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो बिंदु है वही लिखा रहा हूँ। ठीक है ना, जो परीक्षा 2026 में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बाहर अगर आपका क्वेश्चन आया तो इससे बाहर किसी भी हालत में नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, बार बार नोट्स को लिखना है, बार बार याद करना और बार बार रिवीजन करना जरूरी होता है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनका भी अर्थ जानेंगे आगे, बने रहे हमारे साथ। गाय का वैदिक काल में अगण्य कहा जाता था। गाय को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, गाय को वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तो आपको ध्यान रखना है अगण्य कहा जाता था। सभा और समिति वैदिक काल की सभ्यता थी, सभाएं थी। जो सभा और समिति थी वो आपके वैदिक काल की सभाएं थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ण व्यवस्था का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वर्ण व्यवस्था जैसे 4 वर्ण है आपको पता ही है, उनका विकास है जो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। महाजनपद काल, अब आता है महाजनपद काल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके हमने पढ़ लिया प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया, साथ ही पढ़ लिया आपके सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली, और भी पढ़ लिया वैदिक काल पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं महाजनपद काल, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है महाजनपद काल 2026 में। ठीक है ना, ये तो ऊपर ऊपर से आपको नोट्स डेमो दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, आगे है ना इनके बारे में पूरा का पूरा इतना खतरनाक तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो पर बने रहे, आपको एक एक के बारे में पढ़ो। अभी मैं मोटा मोटा पढ़ा रहा हूँ, आपको इसके अंदर डीप भी लेकर जाऊंगा। तो इस वीडियो पर बने रहे, आपको बहुत ही मजा आने वाला, और आपका एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आया तो इससे बाहर किसी भी हालत में नहीं जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं महाजनपद काल। भारत में 16 महाजनपद थे। ठीक है,
भारत में कितने थे भारत में 16 महाजनपद थे। ये आरडब्ल्यू बुक से लिए गए हैं, जो सारे नोट्स हैं आरडब्ल्यू बुक से लिए गए हैं, ठीक है। आरडब्ल्यू बुक के अंदर या फिर आरडब्ल्यू कोर्स के अंदर जो पढ़ाया जाता है हूब टू हूब यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत क्या है अलग से टाइपिंग करता हूँ ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। भारत में 16 महाजनपद थे, आपको ध्यान रखना है। इनके अंदर डीपली लेकर जाऊंगा, अभी मैं मोटा मोटा ऊपर ऊपर पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद में आपको इनकी थोड़ी बहुत आपको जानकारी देना जरूरी है, फिर इसके अंदर डीपी लेकर जाएंगे, ठीक है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था आपका मगध। मगध था वो सबसे महाशक्तिशाली महाजनपद था, जो सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। समझ में आ गई होगी। मगध की राजधानी क्या थी, आपको ध्यान रखना, मगध की राजधानी थी राजगृह, जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, उसकी राजधानी थी मगध। सॉरी, मगध की राजधानी थी राजगृह। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। मगध के प्रमुख जो शासक थे वो बिंबिसार और अजातशत्रु थे। सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि मगध के प्रमुख जो शासक थे शक्तिशाली, उनका नाम क्या है, तो आपको ध्यान रखना है बिंबिसार और अजातशत्रु थे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, परीक्षा 2026 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से छप सकता है, सीधा क्वेश्चन, ठीक है ना। अभी मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, अगर ये डेमो आपको पसंद आता है, 200 प्लस लाइक आ जाते हैं, तो मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट यानी इससे भी खतरनाक पार्ट है जो लाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं सारा का सारा आपका इतिहास कंप्लीट करा दूंगा, जो आरडब्ल्यू बुक में दिया गया है, साथ ही जो आरडब्ल्यू कोर्स में पढ़ाया जाता है वैसा का वैसा यूट्यूब यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर इस वीडियो पर 200 प्लस लाइक आते हैं तो। अब पढ़ते हैं जैन धर्म की ओर, जो कि सर्वाधिक मोस्ट इंपोर्टेंट है जैन धर्म, ठीक है। 26 नंबर जो हमारा नोट्स है, जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी थे। देखिए हमने वैदिक सभ्यता पढ़ ली, महाजनपद पढ़ ली, अब जैन धर्म पढ़ते हैं, धर्म पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपका मोटा मोटी है जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मोटा मोटी कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद आपका इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, सर्वाधिक पढ़ेंगे, उसके बाद इतना खतरनाक तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, आप इस वीडियो पर बने रहे, इस चैनल पर बने रहे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, 24वें थे, ठीक है ना, महावीर स्वामी जी। और जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत था अहिंसा, मतलब अहिंसा बिल्कुल भी नहीं करना, उनका प्रमुख धर्म था, ठीक है। जैन धर्म में त्रिरत्न माने जाते थे, मतलब जैन धर्म में क्या थे, त्रिरत्न थे। अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म। जैन धर्म से अगर क्वेश्चन आया तो उससे बाहर नहीं जाएगा, और बौद्ध धर्म इस क्वेश्चन आया तो इससे बाहर किसी भी हालत में नहीं जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, जो बौद्ध धर्म थे उनको उनका संस्थापक था गौतम बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक। और जो गौतम बुद्ध थे उनका है जो जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ इसको, तो आप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ, बार बार आपने देखा होगा 2022, 2023, 2024 और 2025 के अंदर 4 साल में लगातार बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, इससे क्वेश्चंस आ रहा है। तो आपको इस क्वेश्चंस को वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, 100% आज ही मानो छप गया, परीक्षा से पहले ही हमने है जो आपके सामने भेज दिया कि इससे ये क्वेश्चन 100% छपेगा, अगर नहीं छपा तो चैनल बंद कर देंगे, ठीक है। सो 100% ये क्वेश्चन छपने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना शेयर करना कि किसी एक का भला हो जाए। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था आपका कुशीनगर में हुआ था बुद्ध का, ठीक है ना। महापरिनिर्वाण का हुआ था कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे, सत्य क्या थे आपको वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाले, आपको मजा आ जाएगा। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म का मुख्य मार्ग था, अष्टांगिक था वो मार्ग था, वो बौद्ध धर्म का मुख्य मार्ग था, ठीक है। अब पढ़ते हैं मैन मौर्य साम्राज्य, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किसके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु रहने वाले दोनों के दोनों। अशोक जो था मौर्य वंश का महान शासक था, अशोक था ना वो महान शासक था। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है मौर्य वंश का महान शासक कौन था, तो आपको ध्यान रखना अशोक था वो महान शासक था। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का निर्णायक युद्ध था, जो कलिंग था वो आपके अशोक के जीवन का निर्णायक युद्ध था। उसके बाद अशोक ने कोई भी है जो युद्ध नहीं लड़े थे, ठीक है। अशोक बौद्ध धर्म अपनाया था, अशोक ने क्या कौन से धर्म अपनाया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। अशोक के अभिलेख शिलालेख और स्तंभ लिखे लेख कहलाते हैं, जो अशोक के जो अभिलेख
और शिलालेख थे उनको स्तंभलेख कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अशोक के स्तंभलेख किसे कहा जाता है? तो अभिलेख और शिलालेख को स्तंभलेख कहा जाता है। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गुप्त जो साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की? तो श्री गुप्त ने की थी। ठीक है, क्लियरली बात समझ में आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2025 के अंदर आया था, तो इसको भी आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा था। मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो था वो गुप्त वंश का प्रसिद्ध जो राजा था वही था। ठीक है, आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोली शास्त्र भी थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। शून्य की खोज गुप्त काल की देन है। ठीक है, जो शून्य है हमारा उसकी है जो खोज गुप्त काल की देन है, यानी गुप्त काल में ही हुई थी शून्य की खोज। कालिदास गुप्त काल के महान कवि थे। यहां तक के लिए ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। दो तीन बिंदु और है, इसके बाद मैं आपको एक नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, तो इस वीडियो पर बने रहे। आपको ये लास्ट 52 तक बिंदु है हमारे। हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी। वेरी वेरी आर्मी भर्ती 2026 के लिए मैं आपके लिए जो क्वेश्चन छपने की संभावना वो भी मैं लेकर आता हूँ लास्ट के अंदर। ठीक है ना, तो अगर इससे क्वेश्चन छपे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको ये याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले। ठीक है, गुप्त काल स्वर्ण युग है। अशोक धम्म नीति अपनाई और बुद्ध ने मध्य मार्ग चुना था। ठीक है, यहाँ तक के लिए ये बातें समझ में आ चुकी होगी। तो आज का चैप्टर यहीं तक एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आता है, 200 प्लस लाइक टारगेट रहता है, तो मैं आने वाले कुछ ही दिनों में आपका कोर्स क्लियर करवा दूंगा RWA का। ठीक है, और चैनल पर आपको बने रहना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। 200 लाइक का टारगेट रखते हैं। ठीक है, 200 लाइक टारगेट आते हैं तो मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा सारे के सारे बुक की। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं ऐसी नई धमकदार वीडियो।